नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के दर्शक, आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ लाइव हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको, और धन्यवाद कि इस बड़े इंपॉर्टेंट समय में आपने हमें समय दिया। धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी, आज 16 दिन हो गए किसान आंदोलन को। आपने 7 नवंबर को आपने कहा था कि ऑपोजिशन किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके देश में अशांति फैला रहा है, और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ किसानों की आवाज नहीं सुन रहे, और एक पूरी नैरेटिव बन रही है अभी कि बीजेपी किसान विरोधी है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान कैसे निकलेगा अगर दोनों साइड इतने हुए अड़े हुए रहेंगे अपने पोजीशन पर? तो समाधान कैसे निकलेगा योगी जी? अर्णव जी, मैं आर भारत को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज मुझे यहां पर समय दिया है। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है, और केंद्र सरकार ने 5 दौर की बातचीत किसान नेताओं से की है, हर एक पक्ष से की है। लेकिन हर एक वार्ता के बाद एक नई बात जुड़ जाती है, नई नई शर्तें जुड़ जाती हैं। हर व्यक्ति जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के किसानों के हित में जो निर्णय लिए हैं वे अभूतपूर्व हैं। वह न केवल कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम रहे हैं, बल्कि किसानों की आमदनी को में भी वृद्धि करने में सहायक रहे हैं। एक एक करके अगर आप देखेंगे, जो 3 कृषि संबंधी बिल जिनको लेकर के किसान नेताओं ने अपनी बात रखने का प्रयास किया, दुर्भाग्य से उसमें राजनीति प्रारंभ हो गई। याद करिए कि इन्हीं सब मांगों को लेकर के दशकों से ये मांग उठती रही है। किसानों के हित के लिए, कृषि सुधार के लिए, किसान की उपज को मंडी शुल्क से मुक्त करने के लिए ये मांग तो हर एक स्तर पर उठती रही है। और मैंने पिछली बार ये एपीएमसी एक्ट के बारे में कहा था कि एपीएमसी एक्ट के में जो संशोधन की बात है, इस संशोधन की बात यूपीए सरकार के समय 2010 और 11 के दौरान कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार में उस समय के कृषि मंत्री ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके इस संशोधन के लिए कहा था। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 2019 में भी इस बात की घोषणा की। विभिन्न राज्य सरकारों ने इस संबंध में मांग की थी, क्योंकि यह किसानों के हित में है। किसान की उपज का दाम उसे मिले और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ सके। किसान की उपज किसी भी समय, किसी भी स्थान पर किसान अपने अनुरूप उस उपज को बेच सके और उस पर कोई टैक्स ना लगे, कोई किसी प्रकार का कोई सेस ना लगे। यही गारंटी तो एपीएमसी एक्ट देश के किसानों को दे रहा है।
आखिर इसको लेकर के इतना हाई तौबा क्यों? और विपक्ष में जो नेता हमारे भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके निशाना साधने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इन सब के पिछले स्टेटमेंट को पढ़िए जी। इन सब के पिछले स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़िए। इसमें से हर व्यक्ति या तो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार 2010-11 में थी, उस सरकार के कृषि मंत्री पत्र लिखते हैं। 2014 में श्री राहुल गांधी के बयान, जब दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार वहां पर चुनाव हारी थी, उसके बाद उनके बयान। 2019 के कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, संसद की कृषि संबंधी अस्थायी समिति की बैठक में समाजवादी पार्टी, टीएमसी, अकाली दल या फिर अन्य राजनीतिक दलों, चाहे वह दक्षिण में डीएमके हो, इन सब ने इस एक्ट में संशोधन की बात स्वीकार की थी और उसका समर्थन किया था। और जब केंद्र सरकार ने कदम उठाया है किसानों के हित में, तो आज यही लोग विरोध करके किसानों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं चल सकता है कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा। हमें इस बात में ध्यान रखना होगा कि मगर योगी जी, कृषि क्षेत्र में जी, किसानों के उन्नयन के लिए और कृषि के व्यापक हित में केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, हमें उस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। इसमें देश के कृषि क्षेत्र का भी हित है और किसानों का भी हित इसके साथ जुड़ा हुआ है। मगर आजकल योगी जी, आपने शुरुआत में कहा कि हर दिन नए नए शर्त और नई नई बातें सामने लाई जा रही हैं। अब जब संवाद होता है तो दो साइड होते हैं, वो अपनी अपनी बातें सामने रखते हैं, फिर वार्तालाप होता है, समाधान निकलता है। मगर यह संभव ही नहीं है योगी जी। जब संवाद हो रहा हो तब अगर बाहर से लोग भ्रम फैलाएं, अगर बाहर से लोग टोकें, अगर बाहर से लोग लोगों को डराएं और इस तरह का तनावपूर्ण माहौल बना के रख दें कि देखिए भारत बंद हो जाएगा। भारत बंद नहीं हुआ योगी जी। अभी कह रहे हैं कि राजधानी को बंद कर देंगे, घेर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को घेरेंगे, रास्ते बंद कर देंगे, चक्का जाम करा देंगे। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि इस माहौल में क्या समाधान हो सकता है? बातचीत तो हुई थी मगर बंद हो गई। अब बातचीत औपचारिक तौर से कब शुरू होगी? क्या तब शुरू हो सकती है जब कोई कहे कि हम 14 तारीख को राजधानी को घेर देंगे, बंद कर देंगे? इस माहौल को कैसे बदला जाएगा योगी जी? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मोदी सरकार क्या कर सकती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, हम सब भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पे पूरी आस्था रखते हैं। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए 6 वर्षों के दौरान जितना कार्य मोदी सरकार ने किया है, आजादी के बाद इस देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन करने वाले दलों ने भी उतना कार्य नहीं किया। और ये जो कार्य किसानों के व्यापक हित में किए गए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को देने के लिए 24 जिन्स की एमएसपी की घोषणा रही हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की आर्थिक बेहतरी के लिए किए गए प्रयास रहे हों, मृदा परीक्षण की कार्रवाई
के लिए जगह जगह टेस्टिंग लैब स्थापित करने का कार्य रहा हो, ये सभी कार्य तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की यूपीए सरकार जिस कार्य को प्रोत्साहित करती थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यों को किसानों के हित में, कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए और किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए किया गया। याद रखिए, जब 2014 में इस देश के अंदर 4 से 14 के बीच में लाखों किसानों ने आत्महत्या की थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि 2022 तक देश के अंदर किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए हम कार्य करेंगे। इसके लिए उन्होंने जो प्रयास प्रारंभ किए, मृदा परीक्षण के कार्य रहे हों, फसल बीमा योजना की घोषणा रही हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना रही हो, या फिर एमएसपी या समय पे बीज और खाद किसान तक उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सभी खेती, किसानी और किसानों के हित में लिए गए निर्णय हैं। लेकिन अगर कहीं गतिरोध आता है तो भी याद करिए, पिछले 16 दिन के दौरान केंद्र सरकार ने एक बार नहीं 5-5 बार केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने किसान प्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाया, बातचीत की, और बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में होती है। समस्या का समाधान लोकतंत्र में संवाद से होता है, लेकिन जब आप संवाद स्वयं बाधित करने का प्रयास करेंगे और कुछ निहित स्वार्थी तत्वों को, जो किसानों का हित नहीं चाहते हैं, जो भारत आज खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करके सरप्लस खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है, इसमें निस्संदेह देश के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। अभिनंदनीय है देश के किसान, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश का वह किसान जो अन्नदाता किसान देश को आत्मनिर्भर बनाया है खाद्यान्न उत्पादन में। लेकिन इस खाद्यान्न उत्पादन के लिए जितनी बेहतरी और जितनी बेहतर सुविधाएं पिछले 6 वर्ष के दौरान दी गई हैं, याद करिए, इससे पहले तो इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं चले थे। और इन कार्यक्रमों को देखते हुए हमें यह भी देखना चाहिए कि जब केंद्र सरकार बार बार इस बारे में कह रही है कि किसान की खेती और किसान का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, किसानों की खेती को बंधक नहीं बनने देंगे, अनावश्यक मुद्दों को बीच बीच में डाल करके जो लोग नहीं चाहते हैं समस्या का समाधान हो, वे लोग एक डेडलॉक की स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए हर वार्ता के पहले कुछ ऐसे सगुफे छोड़े जाते हैं जिससे वार्ता सफल न होने पाए। मेरी भी किसान नेताओं से, उनके प्रतिनिधियों से सबसे अपील होगी, ये कैसे मुद्दे हैं योगी जी माफ करिएगा, पिछले 2 मिनट आपसे पूछना चाहता हूं। आपने दोबारा इन बातों पर आपने एक तरह से आपने इस पर कहा अनावश्यक मुद्दे। पहले, इसके पहले आपने कहा नए शर्त, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक साइड में आप लोग बात करने को तैयार है मगर एक डेडलॉक की सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहता हूं योगी जी, आप स्पष्ट रूप से जो आर भारत के दर्शक हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के दर्शक हैं, जो किसान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको बताएं कि अनावश्यक वो कौन से मुद्दे हैं। क्योंकि जो जरूरी मुद्दे हैं वो है एमएसपी वाला मुद्दा, वो जरूरी मुद्दे हैं कि किसानों की जमीन कॉर्पोरेट के हाथ पे नहीं दी जाएगी, मंडियां बंद नहीं होंगी, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो इन्होंने कहा है अंबानी अडानी किसानों को अपने मोहताज नहीं कर देंगे। ये बड़े मुद्दे हैं। अब ये आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि अनावश्यक वो कौन से मुद्दे हैं
जिससे अड़चन डालने की कोशिश और डेडलॉक की स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बहुत किसान इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। देखिए अर्णव जी, आप इस बात को जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा, इसमें देश के अंदर 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन खड़े किए जाने हैं। किसान उत्पादक संगठन ये किसानों के समूह होंगे, एक कॉर्पोरेट जगत का नहीं है। दूसरा, हमें इस बात को याद रखना होगा कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है कि सरकार की मंडियां भी चलें, और अगर निजी क्षेत्र सरकार की मंडियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके किसान को ज्यादा दाम, एमएसपी से ज्यादा दाम दे सकता है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का कुछ उदाहरण आपको देता हूं। यहां पे मकई की पहले खरीदारी नहीं होती थी, और मकई की खरीदारी जब नहीं होती थी तो यहां पे मकई के दाम 800-900 रुपए कुंटल ही किसान को मिल पाते थे। जब मकई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एमएसपी के दायरे में ला करके इसके लिए प्रोक्यूरमेंट के सेंटर खोलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से कहा, हमने राज्य के अंदर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। यही मकई 1900 से लेके 2200 रुपए प्रति कुंटल बिकी। और देखना, इसमें पहले केवल निजी क्षेत्र था, जो लोग मुर्गी पालन का काम करते थे वही पहले मकई खरीदते थे। लेकिन जब मंडी में हमने खरीदना प्रारंभ किया, एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। मंडी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के जब कंपटीशन करते हैं तो उसका लाभ किसान को मिलेगा। और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए यहां पे तो मंडी बंद करने की बात हुई ही नहीं है, लेकिन अफवाह फैलाई गई कि मंडी बंद किया जाएगा। भाई, मंडी उत्तर प्रदेश में अंदर हम चला रहे हैं। मंडियों को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने ई नाम से किया। यह कहना कि मंडियों को वन नेशन वन मंडी, यह बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि नहीं मंडियां बंद की जा रही हैं, यह गलत है। दूसरा, कि कॉरपोरेट क्षेत्र को किसान की जमीन को बंधक बनाने का अधिकार मिल जाएगा, यह कहीं कोई शर्त नहीं है। भाई, अगर कोई यहां पे एपीओज किसानों का संगठन ही खड़ा करता है, जिसको कि पूरे देश के अंदर भारत सरकार के खर्चे पर 10,000 से अधिक एपीओज गठित होने हैं, तो ये तो किसानों के स्वयं के संगठन है। और पहली प्राथमिकता उसमें है कि किसानों के स्वयं के संगठन खड़े होकर के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए और एक साथ हम मैकेनाइज खेती कर सकें। आज अगर 10,000 एकड़ की कोई 10,000 हेक्टेयर का कोई एक रकबा है, और इसमें आज के दिन पर अगर 10,000 किसान खेती कर रहे हैं, अगर इसी खेती के लिए हम लोग एक आपस में संगठन गठित करके, किसान उत्पादक संगठन गठित करके, अगर इस पूरी खेती को 100 लोग मिलकर के मैकेनाइज खेती के साथ जोड़ दें, और शेष अन्य लोग किसी न किसी कोई फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़ जाए, कोई पराली से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के साथ जुड़ जाए, कोई जितने भी खरपतवार होते हैं उससे उत्पन्न होने वाले बायोफ्यूल के साथ जुड़ जाए, कोई बीज के प्रोसेसिंग के साथ जुड़ जाए, कोई उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए जुड़ जाए, अलग अलग कार्य अलग अलग लोगों तक पहुंच जाए, और बाद में मुनाफा खेती के रकबे के हिसाब से वितरित हो जाए। आप देखना, कई गुना मुनाफा किसान के खाते में जाएगा। इसको कॉर्पोरेट से जोड़ना आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं कि कॉर्पोरेट ही वहां पर उस जमीन, और फिर यह तो किसान की शर्त पर होना है। दोस्तों, किसान उत्पादक संगठन अगर एपीओज के लिए सरकार तो स्वयं मदद कर रही है, इस मामले में कहां से बात सामने आती है कि कॉर्पोरेट जगत किसान की खेती को बंधक बना देगा। आज तो किसान को अधिक से अधिक लोन देने की कार्रवाई हो रही है। किसान की आर्थिक बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
हर वर्ष 6,000 रुपए हर किसान को दिया जा रहा है। उसमें कोई बाधा भी नहीं, किसी प्रकार का बंधन भी नहीं। लेकिन एक गलतफहमी याद रखना, लोकसभा चुनाव के पहले भी इस प्रकार की अफवाह फैलाई गई थी। यह किसान सम्मान निधि चुनावी शगुफा है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। आज तो आपने देखा होगा 1 साल से ज्यादा हो गया है, यानी फरवरी 2019 में यह योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की थी और फरवरी 2019 से लेकर के दिसंबर 20 तक किसानों के खाते में लगातार पैसा जा रहा है। क्या यह योजना बंद हुई? लेकिन अफवाह फैलाने का तब भी प्रयास किया था। जिन लोगों की राजनीति अफवाह पर आधारित है, वे किसानों के लिए इसी बात का अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और उन किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए आपकी खेती बंधक बना दी जाएगी, मंडियां समाप्त हो जाएंगी, न्यूनतम समर्थन नहीं मिलेगा और तमाम प्रकार की अन्य तमाम नई नई शर्तें, नई नई बातें रख करके गुमराह करके इस पूरी वार्ता को बाधित करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन अफवाह फैला करके अराजकता फैलाने की इस प्रकार की उच्छृंखलता राजनीतिक दलों के कुछ निहित स्वार्थी तत्वों को नहीं दी जानी चाहिए। इसी मामले पर मेरा अगला सवाल यह है कि योगी जी, एक इसमें प्रॉब्लम यह है कि किसान नेता कौन है और नेता कौन है। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें आजकल मैंने देखा है पिछले 1 हफ्ते में कि किसान की जगह नेता ज्यादा नजर आ रहे हैं। 10 दिन पहले नेता कहते थे हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर जिन लोगों को 100 वोट भी नहीं मिलती है लोकसभा इलेक्शन में, वो वहां पहुंच गए, योगेंद्र यादव, ये मेधा पटकर जैसे लोग। और कल मैंने देखा कि एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें सरजील इमाम और उमर खलीद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और देशद्रोहियों को रिहा करने की मांग की जा रही है किसानों के नाम पर। और कल मैंने पूछता है भारत में कहा कि यह तो खुलकर नेतागिरी हो रही है। अब संदेह लोगों में यह आ गया है योगी जी कि इनमें से किसान कौन है, किसान नेता कौन है और कितने लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज ने सामने रखा है। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चिंता यह भी है कि उत्तर प्रदेश में कितनी पॉलिटिक्स हो रही है। यूपी गेट पर किसान जमा हो गए हैं। इनमें से किसान कितने हैं या राजनीतिक दलों का क्या हाथ है, इस पर जरा खुलकर आप अपनी राय रखें योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति जानता है कि किसानों की बेहतरी का कार्य पिछले 3.5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तत्परता के साथ किया गया, उत्तर प्रदेश का किसान भी इस चीज को महसूस करता है। और चाहे वह किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम रहे हों, चाहे वह प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी, आप सोचिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के स्तर पर कोई भी किसान की उपज क्रय नहीं की जाती थी। 2017 के बाद हम लोगों ने इसे प्रारंभ किया। वर्षों से लंबित जो सिंचाई की परियोजनाएं थी, चाहे वो बाण सागर की परियोजना रही हो, हमने उसे पूरा किया। अब तक 1 दर्जन से अधिक हम लोग कृषि सिंचाई की दशकों से लंबित परियोजनाओं को केंद्र सरकार की मदद से हम लोगों ने उसे पूरा किया। और वर्तमान में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा जो अपनी सिंचाई की परियोजना है, इसी प्रकार से हमारी अन्य कुछ बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसके मार्च 2021 तक ये सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। यानी 20 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन की क्षमता हम प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान गन्ना किसानों को हम लोगों ने 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया। कोरोना कालखंड के अंदर 119 चीनी मिलों को भी हम लोगों ने संचालन किया, जहां पे किसानों की मांग थी कि खांडसारी
उद्योग को यहां पे आगे बढ़ाया जाए। हमने उसे लाइसेंस फ्री मुक्त करते हुए ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने शुरू कर दिए। यहां पे किसानों के सिंचाई के लिए बिजली की समस्या का समाधान, 16 से 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति किसानों को उनकी खेती के लिए किया जा रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन जो आपने कुछ चेहरों को यहां पर मेरे सामने बताया है, जिनकी खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, जो लोग हमेशा हर उस अराजक घटना में जिनके चेहरे देखने को मिलते हैं, वे लोग फिर उकसाने के लिए, मैं इसीलिए शुरू दिन से कह रहा हूं कि किसानों के कंधे में, भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके जो लोग अराजकता फैला देने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और वे लोग हैं जो जनता के द्वारा ठुकराए गए लोग हैं, वे चेहरे जो लगातार हर एक जगह इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं, वे लगातार इस प्रकार की, उसमें आज भी आप देख रहे होंगे, आखिर एपीएमसी एक्ट को लेकर के संशोधन की बात, इसमें अमेंडमेंट की बात योगेंद्र यादव जैसे लोग भी करते थे पहले, लेकिन इनको खेती किसानी से जब कोई जानकारी हो और कोई मतलब हो तब ये करें। लेकिन जहां भी कोई ऐसा कार्य हो जो ये लोग भड़का सकें देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, जनता का समर्थन नहीं, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके ये लोग वहां पे निशाना साध करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और उन तत्वों के पक्ष में नारेबाजी करना, जिनका पिछला अतीत बहुत ही दागदार रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसीलिए हमने बार बार जिस दिन भारत सरकार ने 3 कृषि संबंधी बिल पास किए थे, मैंने प्रदेश के किसान संगठन के तमाम नेताओं को बुलाकर के स्वयं उनसे बातचीत की थी। उसमें से बहुत सारे किसान संगठनों ने इस बारे में उस समय इस बात पर खुशी व्यक्त की थी कि साहब, ये कृषि संबंधी संशोधन की बात तो चौधरी साहब भी क्या करते थे, और अच्छा होगा, हम प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, उसकी पेपर कटिंग है, उस समय मीडिया में दे गए उनके वक्तव्य हैं। लेकिन अचानक फिर किसी एक दूसरे प्रवाह के साथ चले जाना, ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती है। और मैं फिर अपील करूंगा सभी किसान संगठनों से कि संवाद से समस्या का समाधान होगा। जो लोग कंधे पर बंदूक रख रहे हैं, इनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो, ये नहीं है। इनका उद्देश्य किसानों की आर्थिक समृद्धि हो, ये भी नहीं है। ये लोग भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य में खुश नहीं हैं, क्योंकि जो भूतपूर्व कार्य हुआ है खेती किसानी के क्षेत्र में, किसानों के सामर्थ्य से, उनके पुरुषार्थ से, अन्नदाता किसानों ने जो भूतपूर्व कार्य किया है, ये लोग उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें से बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो वास्तव में उन कॉरपोरेट क्षेत्र के मोहरे हैं जो कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं चाहते, किसानों की आर्थिक समृद्धि नहीं चाहते। जो लोग किसानों सरकार के द्वारा एमएसपी घोषित करने के बाद किसानों को मिलने वाली योगी जी आपने बड़ी बात एमएसपी का लाभ है, योगी जी आपने पहले थे, लेकिन जब आपने कही अपनी बात, डीबीटी के माध्यम से पैसा उनको मिलना प्रारंभ हो गया तो स्वाभाविक रूप से उनको बुरा लगेगा। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही। आपने कहा कि ये जो राजनीतिक दल हैं, जो ये कृषि में जो आप परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, आमदनी दोगुना करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अभी ये कहा कि ये अराजक जो तत्व हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें कई लोग हैं जो कॉरपोरेट मोहरे हैं। आप कह रहे हैं वो कॉरपोरेट ग्रुप्स के लिए काम कर रहे हैं, वो किसान विरोधी हैं। आपने उल्टा उन पर निशाना डाला है। उस पर जरा और डिटेल में कहें, आपको ऐसा क्यों लगता है योगी जी कि जो अराजक तत्व है, जो कह रहे भारत बंद कर दो, राजधानी बंद कर दो, यूपी गेट में लोगों को जमा कर दो, हर बॉर्डर से दिल्ली को सराउंड कर दो, घेर दो, आप कह रहे इनमें से ऐसे लोग हैं जो कॉरपोरेट
सेक्टर के मोहरे हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? आपको ऐसा संदेह क्यों है? आपने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया? जरा डिटेल में बताइए योगी जी, इस पर बहुत प्रतिक्रिया आ रही है आपकी बात पर। देखिए, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, याद करिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एपीएमसी एक्ट में संशोधन उन्होंने किया, इसका नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन भारत बंद का भी समर्थन किया। योगेंद्र यादव एपीएमसी एक्ट के संशोधन के पक्ष में इनके अतीत में बयान आए हैं, लेकिन जब संशोधन हो गया तो ये भी जगह जगह भड़काने की कार्रवाई में शामिल होते हुए दिखाई दिए। हर एक जगह, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी ये लोग करते रहे हैं। इसलिए इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, आम नागरिक में इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि ये लोग बीच के जो किसानों के हक पर डकैती डालने वाले तत्व हैं, उन डकैती डालने वाले तत्वों को जब साइड कर दिया गया, डीबीटी से किसान का भुगतान होना प्रारंभ होगा, और जब हुआ है तो स्वाभाविक रूप से इनका उतावलापन तो इस रूप में देखने को मिलना ही था। हम लोग इस बात को देख रहे थे कि किसान को, भाई जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ही पिछले 3 वर्ष से ही किसान को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाना शुरू हुआ, प्रोक्यूरमेंट शुरू हुआ, गन्ने का पेमेंट किसान के खाते में सीधे जाना प्रारंभ हुआ, नकदी लेन देन बंद हुआ। तो जो बीच का लेन देन था, ये लेन देन जब बंद हुआ तो ये लेन देन बंद होने के कारण इनकी चिढ़ तो स्वाभाविक थी, तो ये कहीं ना कहीं अपना गुस्सा तो निकालेंगे। भोले भाले किसान के कंधे पर बंदूक रख करके, इसलिए पहले आप याद करिए एक एक बात को, कहा गया कि हम भारत कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें अनावश्यक रूप से राजनीति करने का अवसर मिले, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों की घुसपैठ इसमें होती गई। भारत बंद की घोषणा की गई, भारत बंद के नाम पर जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए, देश की जनता ने उसका जवाब भी दे दिया। इसके बाद फिर जिस प्रकार से नई नई शर्तों को उसके साथ जोड़ा जा रहा है, और बातचीत के लिए एक संवाद होता है, वार्ता की टेबल पे कोई मुद्दे रखे जाते हैं, न कि हम पहले ही घोषणा कर दें कि नहीं ये चीज, ये पहले घोषणा हो जाए तो हम बातचीत करेंगे। संवाद साधने से सदता है और उसका समाधान का रास्ता वहीं से निकलता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो भोले भाले किसानों को गुमराह करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और वह नहीं चाहते कि कृषि क्षेत्र की जो व्यापक संभावनाएं भारत के अंदर हैं, तकनीक के साथ जोड़ने के लिए, खेती की विविधीकरण को लेकर के, कृषि क्षेत्र के भारत के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए, ये सभी जो कार्यक्रम पिछले 6 वर्षों के अंदर जिस त्वरित गति से प्रारंभ हुए हैं, जिन लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता है कि भारत का किसान भी समृद्धि का स्वाद चख सके, वे लोग इस प्रकार के आंदोलन को भड़का करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि अव्यवस्था और अराजकता भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। 2 सवाल और योगी जी, 2 सवाल और। पहला सवाल यह कि मुझे अभी भी समाधान नहीं दिख रहा है, कारणवश यूं, क्योंकि अगर आप 100 गुटों के साथ बात भी करेंगे, 100 किसान नेताओं के साथ बात भी करेंगे, तो और 12 या 20 आ जाएंगे जो कहेंगे हम इस बात को नहीं मानते। अब इस देश में कितने 100 किसान ग्रुप्स हैं, हर दूसरा आदमी अपने आप को किसान नेता कह रहा है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे डिसाइड करेंगे किससे बात करेंगे और किससे नहीं? कहीं ना कहीं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ये करेंगे, इतने लोगों से बात करेंगे, अगर समझ जाए तो समझ जाए, अगर नहीं समझे तो हम हमको जो करना है हम करते रहेंगे।
तो एक वो पॉइंट कब आएगी? अभी भी बातचीत तो मुझे कहा गया है बंद पूरी तरह से नहीं हुई है, बैक चैनल बात चल रही है, मगर कितने लोगों के साथ बात करेंगे योगी जी? इस देश में कितने हजार किसान नेता हैं? आसाम, बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के किसान नेता कह रहे हैं क्या हम किसान नेता नहीं है? हमारी बात कौन सुनेगा? हम इस एक्ट को चाहते हैं मगर सरकार तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं के साथ बात कर रही है। तो सवाल वो भी उठता है, इस बात का हल क्या है? फिर आप कितने किसान नेताओं से कितनी बार बात करेंगे? ये मेरा पहला सवाल है। देखिए, सरकार के बातचीत के रास्ते बंद नहीं हैं। सरकार ने संवाद का रास्ता खोला है, लेकिन हमारे किसान नेताओं को भी और किसान प्रतिनिधियों को भी मुद्दे स्पष्ट करने होंगे और स्पष्ट मुद्दे इस आधार पर कि हम इन मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं, ये हमारे मुद्दे हैं और समाधान का रास्ता यहां से निकलेगा। दूसरा, ये जो कानून बना है पूरे देश के लिए बना है, ये जो अधिनियम बने हैं पूरे देश के लिए बने हैं, देश के सभी किसानों के हित के लिए बने हैं। तो स्वाभाविक रूप से हर एक क्षेत्र के किसान को अपनी बात रखने का और अपनी बात को शासन के सम्मुख रखने का पूरा अधिकार है। आज यूपी का किसान भी, बुंदेलखंड का किसान भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भी, बिहार का, बंगाल का या महाराष्ट्र का या फिर अन्य राज्यों के किसान भी अपनी बात को उसी रूप में रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। सवाल यह है कि जब हम लोगों का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में सुधार और उससे कृषि के माध्यम से खेती के विविधीकरण के साथ जोड़ते हुए किसानों की आर्थिक समृद्धि उसका आधार बने, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का लक्ष्य जो प्राप्त किया है भारत ने, इस खाद्य आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और आगे बढ़ा करके हम एग्री एक्सपोर्ट की दिशा में आगे बढ़ सकें और जिस तेजी के साथ भारत ने इधर कदम बढ़ाए हैं इसमें और भी अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, यह हमारी सोच का विषय होना चाहिए, जो किसानों की आमदनी को भी कई गुना बढ़ा सकता है, उनकी आर्थिक समृद्धि का रास्ता खोल सकता है और जो हम परंपरागत खेती के साथ जुड़ करके अभी तक किसी न किसी रूप में आर्थिक समृद्धि से वंचित रहे हैं, मुझे लगता है कि वह हमारे मुद्दे होने चाहिए। लेकिन इसमें मंडी का विषय जोड़ करके इसमें जो है खेती का विषय, अन्य ऐसे विषय जोड़ करके गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। यानी जो उस एक्ट का मुद्दा ही नहीं, जिसके लिए एक्ट में किसी प्रकार के लिए कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं कि जो किसान का विरोधी हो, किसान का हित जिससे प्रभावित हो रहा हो या भारत के खेती या किसी किसान की खेती पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने वाला हो, जब उस प्रकार के मुद्दे नहीं हैं तो फिर उसको मुद्दा बनाने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन उसको मुद्दा बना करके अनावश्यक रूप से बार बार आप, यानी कम्युनिज्म की उस बात को कि एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो सच हो जाएगा, तो मुझे लगता है देश के विपक्षी दल एक झूठ को बार बार बोल करके जनता को गुमराह करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, देश की जनता समझ चुकी है। सत्य सत्य होता है, हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में वह सत्य ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और जो ये लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं सब बेनकाब होंगे। आपने इन लोगों के बारे में कहा, योगेंद्र यादव, ये जगमोहन सिंह पटियाला हैं, ये सब सीपीआई माओइस्ट के समर्थक हैं, किरणजीत सेखो हैं, ये भी सीपीआई माओइस्ट के साथ लिंक्ड है, हन्नन मोला है सीपीआई एम के हैं, दर्शन पाल है सीपीआई माओइस्ट के साथ लिंक्ड है, मगर अपने आप को किसान नेता कहते हैं। मैंने इन लोगों का नाम इसलिए लिया क्योंकि मेरा आखिरी सवाल आपसे योगी जी ये है कि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में एक तरह से अनार्की, अराजकता,
इसको फैलाने की पूरी कोशिश हो रही है। और आपने देखा कि हाथरस की घटना अब 2.5 महीने हो गए उसके, उस वक्त भी हमने देखा था कि पीड़ित के परिवार को बाहर से लोग आके उकसा रहे थे, लोग जमा हो रहे थे। वहां पे भी जब रिपब्लिक भारत की टीम गई थी तो नक्सली संगठनों के लोग भी वहां पे जुटे हुए थे, मीडिया के भी कई लोग थे, बाहर से उकसा रहे थे। और हाथरस में भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पूरी वाड्रा कांग्रेस लगी थी कि वहां पे दंगे करवाए जाए उत्तर प्रदेश में। योगी जी, आखिरी सवाल मेरा यह है, पहला उदाहरण शाहीन बाग, सर्जिलिमा, दूसरा उदाहरण योगी जी हाथरस, और तीसरा उदाहरण अभी जो किसान वाला मामला चल रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके राज्य उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में जो लोग इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, जिनको हमारे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है क्योंकि वो चुनाव के रास्ते से लोकसभा या असेंबली नहीं पहुंच सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं, वो एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना इलेक्ट हुए वो अपने से कंट्रोल करें, और जहां भी उनके इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाए वहां पे मीडिया और ये सारे नक्सली, अर्बन नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर पूरे सरकार को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश करें। इसका समाधान तो कुछ और होना होगा, या तो ये कोर्ट से मामला सुधर जाए या फिर सरकार को करे कठोर कदम उठाने होंगे, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर। आपको क्या लगता है? ये मेरा विचार है। देखिए, लोकतंत्र में संवाद एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। हम किसानों के हित के लिए को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और कृषि की समृद्धि और किसान का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और भाजपा शासित राज्य सरकारें भी उसके लिए बेहतरी से काम कर रही है। लेकिन ये लोग जिन्हें जनता के द्वारा ठुकराया गया है, ये लोग अराजकता पैदा करने की हर संभव कोशिश हर एक अवसर पर करते हैं और करने का प्रयास करेंगे भी, लेकिन इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हम लोगों ने भारत बंदी के पहले भी इस बारे में बहुत स्पष्ट कर दिया था कि लोकतांत्रिक तरीके से किसानों की समस्याओं का समाधान भी होगा, लेकिन अगर किसान के कंधे पर बंदूक रख करके किसी ने अराजकता, तोड़फोड़ और आगजनी करने का प्रयास किया, गुंडागर्दी करने का प्रयास किया, तो ऐसे अराजक तत्वों से कठोरता से निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि किसान बंधुओं को भी अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके, जो भी किसान बैठे हैं, चाहे वो सिंधु बॉर्डर पर हों, चाहे वो यूपी गेट पर हों, वे स्वयं इस बारे में अपनी बातों को तय करें। ये डेडलॉक से समस्या का समाधान नहीं, और जो इस प्रकार के तत्व जिनका खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, जो लोग देश के अंदर जिन्हें अच्छा नहीं लगता है एक समृद्धशाली भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत जिन्हें अच्छा नहीं लगता, वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जब देश की लड़ाई अंतिम चरण में चल रही है और हम कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान में जब पूरे देश को जुटना चाहिए, उसमें देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का माहौल खड़ा करने की कुत्सित चेष्टा की जा रही है इन निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा। कोई आवश्यकता नहीं है कि इतने लंबे समय तक हम लोग अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास करें, कोई आवश्यकता नहीं। सरकार बातचीत करने को तैयार है, केंद्रीय मंत्रीगण बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हर एक स्तर पर तैयार हैं। तो फिर यह डेडलॉक कैसा है, नई नई शर्तें कैसी, और बातचीत के टेबल में जाने के पहले ही आप मना कर दे रहे हैं कि इसका समाधान नहीं हो सकता है, तो संवाद कैसा? फिर इस संवाद बाधित करने का कार्य वही लोग कर रहे हैं, बिल्कुल, जो भारत की समृद्धि जिन्हें अच्छी नहीं लगती।
आत्मनिर्भर किसान जिन्हें अच्छा नहीं लगता, आत्मनिर्भर भारत जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, जिन्हें केवल एक अव्यवस्था, अराजकता और उस अव्यवस्था और अराजकता में ही अपना उल्लू सीधा करना ही और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ही जिनका युग धर्म बन गया है, उन लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन मेरा यह मानना है, फिर भी हम लोग आशावादी लोग हैं और हमारा यह मानना है कि संवाद से इस समस्या का समाधान होगा। और मेरी किसान प्रतिनिधियों से, किसान नेताओं से अपील होगी कि वे राजनीतिक दलों के बहकावे में आने की बजाय वे सीधे सीधे संवाद बनाएं और संवाद से इस समस्या का समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि अंततः एक लंबे समय तक सड़क को हम जाम करके नहीं रख सकते। यह विश्वसनीयता का भी एक संकट उन संगठनों के सामने खड़ा होगा, क्योंकि पब्लिक अगर परेशान होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक सड़कों पे आना प्रारंभ कर दे। यह अनावश्यक ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। हमें बातचीत से, संवाद से समस्या का समाधान के लिए जो भारत सरकार ने पहल की थी, उस पहल को स्वयं आगे बढ़ करके इसका समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर वे एक एक तीनों कानून के एक एक प्रावधान को स्वयं देख लेंगे, बातचीत की, ऐसा नहीं कि ना देखे हुए सब जान रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों में तो और जो इस संगठनों के लोग आज तमाम प्रकार से सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, इन सब ने कहीं ना कहीं इन सभी कृषि संबंधी सुधार के इन कानूनों का समर्थन किया है। फिर ये हाय तौबा कैसा, संवाद से समाधान का रास्ता निकलेगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए सही किसानों को बिना किसी राजनीतिक के और बिना किसी राजनीतिक दलों के समर्थन के उन्हें सरकार के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है पूरे देश के किसानों के हित में केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का हर व्यक्ति सराहना कर रहा है। और इन सभी किसान बंधुओं को भी, किसान नेताओं को, किसान प्रतिनिधियों को भी इस मुद्दे पर आगे इसी प्रकार से इन्हें भी ये स्वागत करेंगे। सही तथ्य और सही बात उन तक पहुंचनी चाहिए और ये जानकारी उनको होगी भी। लेकिन फिर भी अगर संवाद से समाधान चाहते हैं, अच्छी बात होगी और यही लोकतंत्र का सर्वोत्तम माध्यम बन सकता है। संवाद से ही समाधान होगा योगी जी, इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, मगर सही खबर भी उनको पहुंचानी होगी, किसानों को सही इंफॉर्मेशन देनी होगी। सरकार ने अपने जो प्रस्ताव सामने रखे हैं उस पर सही तरह से सब किसान और किसान संगठनों को इसके बारे में जानकारी देनी होगी, जो हम आर भारत में देंगे। आज हमारे साथ बातचीत करके इन सभी विषयों पर जितने डिटेल में आपने बात कही, मुझे आशा है योगी जी इससे जितने किसान संगठन हैं, जितने बड़े बड़े किसान नेता हैं, उनको सोचने का मौका भी मिलेगा और वो आपसे बातचीत करने के लिए भी सामने आएंगे और भारत और हमारी राजधानी कभी बंद नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत करने के लिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।